नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्षिता गोलेश्वर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज मैं आपके सामने विज्ञान का एक नया सेशन लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे वस्तु एवं उनके प्रकार के बारे में। यानी मुख्य रूप से जानेंगे कि वस्तु क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जब भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। और चैनल पर जो है विभिन्न विषयों की बहुत सारी वीडियो अपलोड है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। और आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा तथा शेयर करिएगा। इससे ऐसा करने से जो है हमें नया कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलता रहता है। तो हम आपके सामने नया नया कंटेंट लाते रहेंगे और आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो है वस्तु एवं उनके प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं कि वस्तु क्या होती है। अब जो है ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी प्रकार की ज़रूरत को पूरा करे, यानी हमारी कोई भी प्रकार अगर कोई ऐसी ज़रूरत है जिसको वो पूरा करे या जिसे मुद्रा या सेवाओं के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कोई ऐसी भी चीज़ जिसे पैसे के बदले में या कोई भी काम करके उसके बदले में उसको प्राप्त किया जा सकता है, तो वो वस्तु कहलाती है। यानी वस्तु मुख्य रूप से ऐसी चीज़ है जो हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा करे, यानी हमारे कोई काम आ सके, या जिसे पैसे मुद्रा यानी पैसा या रुपया के बदले में प्राप्त किया जा सके, या कोई काम के बदले में हमें वो वस्तु मिल जाए तो हमें वस्तु कहलाती है। वस्तु आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि वस्तु वह चीज़ है जो हमारी किसी भी प्रकार की ज़रूरत को या इच्छा को पूरा करे, वो वस्तु कहलाती है, या जिसे मुद्रा या सेवाओं के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, वस्तुएं मुख्य रूप से तो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरी होती हैं मानव निर्मित वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है वो प्राकृतिक वस्तुएं, और जो मानव निर्मित होती हैं यानी मानव द्वारा बनाई गई होती हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं। तो वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। यानी इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, वह वस्तुएं जिनका उपयोग या उपभोग करने से हमें किसी प्रकार का शुल्क या मुद्रा नहीं देनी पड़ती है, तो वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं मुख्य रूप से निःशुल्क होती हैं। मतलब जैसे आपकी कोई भी प्राकृतिक वस्तु, मान लीजिए आपके मिट्टी हो गया, ये प्राकृतिक है, ऊर्जा हो गया, जल जीव खनिज कोयला, ये सब जो है प्राकृतिक वस्तुएं हैं। लेकिन अब इसमें जो है प्राकृतिक वस्तुएं मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जिनका उपयोग करने पर हमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, निःशुल्क होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं, और हमें मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त होती हैं, तो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। प्रकृति में अनेक वस्तुओं का भंडार है। अब इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होती है समाप्त ना होने वाली वस्तुएं, ठीक है। तो समाप्त ना होने वाली वस्तुएं जैसे मिट्टी, ऊर्जा इत्यादि। अब ऊर्जा जो है, ऊर्जा में कई प्रकार की ऊर्जा आपकी आ जाएगी, जैसे सौर ऊर्जा हो गया और जो है पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी जो है कभी समाप्त नहीं होंगी। तो ये जो है समाप्त न होने वाली वस्तु हो गई, समाप्त न होने वाली प्राकृतिक वस्तुएं। अगली जो है समाप्त होने वाली वस्तुएं, यानी समाप्त होने वाली प्राकृतिक वस्तुएं जैसे जल, वन, जीव, खनिज, कोयला, ये सभी जो है समाप्त होने वाली चीज़ है। और जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे एक न एक दिन। ये सब प्रकृति में समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में आपने जाना हो, प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में। तो प्राकृतिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक जो है समाप्त होने वाली है, एक समाप्त न होने वाली। अब आगे जो है देखते हैं मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। वे सभी वस्तुएं जिनका निर्माण जो है मनुष्य अपनी स्वयं की बुद्धि एवं कौशल द्वारा करता है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उसको बनाने में। यानी प्राकृतिक वस्तुएं जितनी भी होती हैं उनका एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है मानव निर्मित वस्तुओं को निर्माण करने में। यानी वह सभी वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य अपनी स्वयं की बुद्धि एवं कौशल द्वारा तो करता है, साथ में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण है मानव निर्मित वस्तुओं का, बहुत सारा उदाहरण हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, प्लास्टिक, साबुन, मॉडल इत्यादि। यानी मानव निर्मित वस्तुओं, बहुत सारी मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो आपके डेली उपयोग में आती हैं। तो मानव निर्मित वस्तुएं वही होती हैं जिनका निर्माण जो है मनुष्य अपनी स्वयं की बुद्धि एवं कौशल द्वारा करता है, और इसमें जो है प्राकृतिक वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, यानी इनके सहयोग से ही मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ये तो हो गई मुख्य रूप से दो प्रकार की वस्तुएं, यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित। लेकिन हमें जो यहाँ पे जो है विज्ञान के आधार पर पढ़ना है, क्योंकि हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान के आधार पर वस्तुओं की कितने प्रकार होते हैं, अब यहाँ पे जो है हमारा मुख्य रूप से चालू होगा। विज्ञान के आधार पर वस्तुओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है सजीव वस्तुएं, दूसरा होता है निर्जीव वस्तुएं, और तीसरा होता है मृतक वस्तुएं। तो सजीव वस्तुएं वही हो गई जिनमें जीवन पाया जाता है, निर्जीव वस्तुएं वही होती हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है।
और मृतक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें भूतकाल में जीवन रहता है, बाद में जब उनका शरीर मृत पड़ जाता है तो उनके शव को जो है मृतक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों समझ में आ गया होगा। अब चलिए उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं कि सजीव क्या होता है। अब सजीव वस्तुएं वह वस्तुएं जिनमें जीवन यानी चेतना पाई जाती है एवं जिन्हें भोजन एवं वायु की आवश्यकता होती है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। देखिए डिफिनीशन जो बहुत सिंपल सी है। सजीव जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें जीवन रहेगा सजीव, और निर्जीव मतलब बिना जीवन का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो वह सजीव वस्तुएं वही होती हैं जिनमें जीवन यानी चेतना पाया जाता है तथा जिन्हें जीने के लिए भोजन एवं वायु की आवश्यकता होती है, वो सजीव कहलाती हैं। आपके उदाहरण हो गए, जैसे आप मनुष्य हैं तो आप स्वयं जो है सजीव हैं। पेड़ पौधे जितने भी हमारे होते हैं जीव जंतु से, ये सभी सजीव कहलाते हैं। अब सजीव की पहचान जो है इनके अभिलक्षण यानी इनके जो गुण होते हैं, जितने भी गुण होते हैं उनसे की जाती है। जैसे ये प्रजनन, इनमें प्रजनन होता है, वृद्धि, श्वसन, मृत्यु। यानी प्रजनन मतलब हो गया ये अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। वृद्धि यानी ये पहले छोटा रहेगा फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। श्वसन मतलब ये सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। मृत्यु मतलब एक इनका निश्चित जीवन चक्र होता है, उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी आपके सजीव वस्तु होती हैं। इनका एक ये जो गुण होता है, इनके अभिलक्षणों द्वारा, इनके गुणों द्वारा सजीव वस्तुओं को पहचाना जा सकता है। अब ध्यान देते हैं, सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है जिसके पश्चात वो मृत्यु में बदल जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो है मृतक की परिभाषा भी मिल गई होगी। अब आगे देखते हैं, सजीव वस्तुएं आपको समझ में आ गई होगी ऐसा उम्मीद करता हूँ। निर्जीव वस्तुएं वह वस्तुएं जिनमें सजीवों की तरह जीवन नहीं पाया जाता है और जिन्हें जीवित रहने के लिए भोजन एवं वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें सजीव की तरह भोजन एवं वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा जिनमें जीवन नहीं होता है, वो सब निर्जीव वस्तुएं कहलाते हैं। निर्जीव नाम से स्पष्ट है कि इसमें जीवन नहीं रहेगा, निर्जीव। तो उम्मीद करते हैं आपको निर्जीव की परिभाषा से समझ में आ गई होगी। अब जो आपके जितने भी निर्जीव वस्तुएं आपके उदाहरण है, बालू, कोयला, मिट्टी, जहाज एवं सभी मानव निर्मित वस्तुएं, यानी जो मानव जो भी वस्तुएं बनाता है उसमें जीवन नहीं रहता है। मानते हैं आपका जो है साइंस जो है बहुत सारी तरक्की कर लिया है, लेकिन अभी इसमें इतना जो है पारंगत नहीं मिली है, उसे इतनी सफलता नहीं मिली है कि वो जो है सजीव वस्तुओं का निर्माण कर पाए। ठीक है, तो जितनी भी मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो जो है निर्जीव वस्तुओं के रूप में गिनी जाएंगी। और आपके जो आसपास जितनी भी जैसे बालू, कोयला, मिट्टी, ये सब जो है निर्जीव प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं जो है। अब जो आपका बचा मृतक एवं विषाणु, दो प्रकार यानी 4 प्रकार हो गए हमारे वस्तुओं के, सजीव, निर्जीव, मृतक एवं विषाणु। अब जो है मृतक के बारे में जानते हैं। सभी जीवधारियों की जीवन अवधि पूर्ण हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जो है एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो मृत्यु तो है एक जो है जिसको जीवन है उसकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु होने के पश्चात वो मृतक में बदल जाता है। जितने भी सजीव हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है वो मृतक में बदल जाते हैं मृत्यु होने के पश्चात। परिभाषा भी यही है, सभी जीवधारियों की जीवन अवधि पूर्ण हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जीवधारी के शरीर को मृतक या शव कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी पेड़ पौधा है या चाहे मनुष्य है, उनका जो है एक निश्चित जीवन चक्र रहेगा, उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो वो बाद में जो है जैसे पहला पौधा रहता है, सूखने के बाद वो लकड़ी के काम में आता है, तो मृतक होता है जो लकड़ी होती है। ऐसे मनुष्य का शरीर भी जो पहले जीवित रहेगा, मर जाने के बाद जो है वो मृतक कहलाता है। अब इनका जो है मृतक शरीर का उपयोग भी किया जाता है, जैसे चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो। जैसे मनुष्य, पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर के अवशेषों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप जो है चमड़ा आप यूज करते हैं, चमड़े का कोई बेल्ट ले या शूज पहनते हैं, जूता, तो ये सब जो है पशुओं की खाल से बनाया जाता है। जैसे लकड़ी जो है पेड़ के तनों से प्राप्त किया जाता है। तो ये सभी जैसे लकड़ी आपका जो है ये पेड़ पौधों का मृत शरीर है, चमड़ा जो है पशुओं का मृत शरीर है। और कई बार जो है कई जगहों पर जो है इंसानों के जो है कई अवशेषों का उपयोग किया जाता है, उनके शारीरिक अंगों का जो है प्रत्यारोपण किया जाता है, तो वो सभी पृथक होते हैं। अगला जो है लास्ट हमारा है विषाणु। तो विषाणु के बारे में इतनी परिभाषा है कि जो सजीव निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है उसी को विषाणु कहा जाता है। आपके परीक्षाओं में प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते हैं कि जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रहेगा, उम्मीद करते हैं कि उसे विषाणु कहा जाता है। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण जानते हैं। सबसे पहले हम सजीवों के लक्षण के बारे में जानेंगे। सभी जीवधारियों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जीवधारी मतलब हो गया सजीव। तो सभी जितने भी जीवधारी होते हैं यानी सजीव होते हैं, उनमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से पृथक किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है। तो
याद रखिएगा, जिससे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इनके अभिलक्षण यानी गुण जो है सजीवों के, वो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से खुद ही पृथक कर देते हैं। जैसे आप कुछ अभिलक्षण उनके ध्यान से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सजीवों के लक्षण को ध्यान देंगे तो आपको निर्जीवों में भेद करने में आसानी होगी। सबसे पहला लक्षण है निश्चित आकार एवं माप। तो सजीव वस्तुओं का आकार एवं आकृति निश्चित होती है, ठीक है। ये इस प्रकार से एक और परिभाषा होती है, जैसे पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो उसमें ठोस की भी परिभाषा का एक गुण है कि जो है ठोस का एक गुण होता है कि उसका आकार एवं आकृति निश्चित होती है। उसी प्रकार से जो जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनकी आकार एवं आकृति निश्चित होती है। तो उम्मीद करते हैं हम आप याद रखेंगे। और जो निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती, उन्हें हम उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं उनकी आकृति एवं संरचना से, लेकिन अगर सजीवों में करेंगे तो वो मृत रूप में बदल जाएंगे। अगला जो है कोशिकीय संरचना है, यानी सभी सजीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, इसमें कोशिकीय संरचना पाई जाती है। अगला है शारीरिक संरचना, जैसे शरीर जो सजीवों का होता है उसमें अनेक प्रकार के अंग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप मनुष्य ही हैं तो आप में जो है आँख, नाक, कान, गला, पैर, हाथ है, ये सभी जो है अनेक अंग होते हैं। लेकिन निर्जीवों में जो है अंगों में भेद नहीं होता है, वो एक ही प्रकार के रहते हैं। और जो है ये होता है, इनकी शारीरिक संरचना होती है लेकिन निर्जीवों की शारीरिक संरचना नहीं होती है। आगे देखते हैं इसके और गुण सजीवों के। श्वसन, देखिए सबसे जो है मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है सजीवों का लक्षण यही होता है कि सजीव जितने भी होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं, यानी सांस लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो सजीवों का एक विशिष्ट जो लक्षण होता है कि वो श्वसन करते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। अब वृद्धि जो है आगे जो है अगला लक्षण है, सजीवों में आंतरिक परिवर्तन के द्वारा वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो जब उसका जन्म होता है उस समय छोटा रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, कई अवस्थाएं होती है, उसके बाद बुढ़ा होता है। तो ये जो है आंतरिक परिवर्तन के कारण उनकी वृद्धि होती रहती है लगातार। जैसे पेड़ पौधे मान लीजिए, ये भी सजीव में आते हैं। तो ये पहले भ्रूण के रूप में रहते हैं, बीज होता है, फिर भ्रूण निकलता है, फिर जो है छोटा पौधा बनता है, फिर बड़ा पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, विशाल का वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अब अगला जो सजीव का गुण है ये प्रजनन, यानी सभी जीवधारियों में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये जो है सजीवों की एक खास बात होती है कि वो अपने समान जो है एक नया संतान उत्पन्न कर लेते हैं। ये उन्हें निर्जीव से अलग करता है, निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं। गति, आंतरिक शक्ति के कारण जो है गति भी होती है। जैसे पेड़ पौधों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हमारे सजीव हैं, चाहे वो पशु पौधे हों, वो पशु पक्षी हों, या जो है इंसान हो या जीव, मतलब पशु हो या इंसान हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, अगर पेड़ पौधों को छोड़ दें तो उनमें गति पाई जाती है। जीवन चक्र, सभी सजीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, चाहे आपका पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी एक निश्चित जीवन चक्र के पश्चात मर जाते हैं और मर जाने के बाद उनके शरीर को मृतक कहा जाता है। संवेदनशीलता में अनुकूलन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संवेदनशीलता में अनुकूलन जो है, संवेदनशीलता वो होती है जिसे वो अपने बाह्य उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ठंडी हो रही है तो ठीक है, तो जो पक्षियाँ होते हैं वो अपने पर फुला लेते हैं, तो उसे संवेदनशीलता कहा जाता है, ठीक है। यानी वातावरण के अनुसार जो है प्रतिक्रिया करना। और अनुकूलन मतलब होता है वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, यानी जैसा वातावरण है उसके, जैसे आप इस समय जैसे मान लीजिए ठंडा का मौसम है तो आप लोग जो है इस समय गर्म कपड़े पहन रहे होंगे, जब गर्मी का मौसम आएगा तो जो है आप एक शर्ट में काम चला लेंगे। तो ये होता है अनुकूलन, यानी आप जिस वातावरण में रहते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, यही आपका अनुकूलन कहलाता है। और संवेदनशीलता होती है कि मतलब कोई भी बाह्य उद्दीपनों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है गर्म चाय या दूध पी रहे हैं, ठीक है, या उसको गिलास हाथ पे लिए तो गर्म लगेगा तो आप उसको छोड़ देंगे, तो ये जो है वही होता है संवेदनशीलता। उम्मीद करते हैं आपको जो सजीवों के सभी लक्षण समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम निर्जीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में। देखिए जितने भी सजीव के जो लक्षण होते हैं उसका उल्टा होगा, वो निर्जीव होगा। अब देखिए आप जो है यहाँ पे इनके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सजीव से तुलना करेंगे तो आपको जो है जाहिर सी बात है दोनों याद हो जाएगा। जैसे निश्चित आकार एवं माप नहीं होती है, सजीवों में निश्चित आकार एवं माप होती है। देखिए कोश निर्जीव में जो है कोशिकीय संरचना नहीं होती है, तो सजीवों में कोशिकीय संरचना होती है। शारीरिक संरचना नहीं होती है तो सजीवों में शारीरिक संरचना होती है। यानी अगर आप दोनों में से कोई एक याद कर ले जाएंगे तो दूसरे का लक्षण आप अपने हिसाब से लिख ले जाएंगे उसी से बना करके। उपापचय नहीं होता है, श्वसन नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, पोषण एवं वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। उत्सर्जन नहीं होता है, उत्सर्जन मतलब होता है कि हमारे शरीर में जब भोजन जाता है तो उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, उसके बाद जो
भोजन का जो अपशिष्ट होता है वो हमारा उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। और बहुत सारी क्रिया होती है तो उसमें जो है उत्सर्जी पदार्थ जो निकलते हैं वो उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर के बाहर निकलते हैं, तो वो प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो इसमें उत्सर्जन भी नहीं होता है निर्जीव में, गति एवं संवेदनशीलता नहीं होती है, प्रजनन एवं जीवन चक्र नहीं होता है, यानी कोई भी निर्जीव वस्तु अपने समान नए संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी प्रजनन नहीं होता है और जीवन चक्र नहीं होता है। तो अगर आपको सजीव के लक्षण याद है तो आप निर्जीव अपने आप लिख ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वस्तुओं के प्रकार, जितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं और सजीव निर्जीव मृतक विषाणु इस सब में अंतर भी स्पष्ट हो गया होगा। तो अब देखते हैं सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं में जो है अंतर बार बार पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। सजीवों को भोजन तथा जलवायु की आवश्यकता होती है, जल तथा वायु की आवश्यकता होती है, माफ कीजिएगा। सजीवों को भोजन जल तथा वायु की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीवों को भोजन जल तथा वायु की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने परिभाषा सही से पढ़ लिया है, आपको परिभाषा ही याद है, तब भी आप अंदर स्पष्ट रूप से लिख ले जाएंगे। देखिए ये परिभाषा ही है, सजीवों को भोजन जल तथा वायु की आवश्यकता नहीं होती है, निर्जीवों को माफ कीजिएगा, सजीवों को भोजन जल तथा वायु की आवश्यकता होती है तथा निर्जीवों को भोजन जल तथा वायु की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है, आपका दूसरा हो गया। सजीव के स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति कर सकते हैं, जबकि निर्जीव गति नहीं कर सकते हैं स्वयं, उन्हें किसी जो है सहारे की आवश्यकता होती है। सजीव में जनन का गुण होता है, यानी अपने समान नए जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं, निर्जीव में गुण नहीं होता। सजीव श्वसन करते हैं जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है वस्तुओं के प्रकार तथा सजीव निर्जीव में अंतर सब स्पष्ट हो गया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।